जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जी के एग्जाम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरी तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से, हमने पहले 3 वीडियोस में आपको पूरा आइडिया दिया। हम अभी जो फाउंडेशन होती है ना इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, क्योंकि 90% या 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स को देखा भी नहीं है। बट यहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से ध्यान देंगे, उनको इकोनॉमिक्स भी उसी तरीके से हलवा लगेगा जिस तरीके से उन्होंने अकाउंटेंसी पोर्शन में महारत हासिल कर ली है। अब यहाँ पर अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले मैं ओवरव्यू, आज फाउंडिंग स्टोन बना रहे हैं हम, जो फाउंडेशन होती है ना किसी भी सब्जेक्ट को ले डाउन करने की, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, उस फाउंडिंग स्टोन को हम पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, आज मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं, पूरी तरीके से समझने की प्रक्रिया को, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास 1000 रुपए है। ठीक है, अब कितना है मेरे पास? 1000 रुपए। और ये 1000 रुपए मैंने किसी फैमिली को दे दिया। ठीक है, किसी फैमिली को दे दिया और बोला कि आपको एक मंथ तक जितनी भी मतलब खर्चे आ जाएंगे, जितना भी कुछ भी करना है वो इसी 1000 रुपए से आपको करना है। सो ये हमारा जरिया है। कौन? ये 1000 रुपए हमारा वसीला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स। मान लो ये हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, अब ये 1000 रुपए हमारे लिए रिसोर्स है और इस 1000 रुपए को हमें खर्च करना है इस फैमिली के ऊपर एक मंथ तक, उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। किनको? नीड्स को फुलफिल करने के लिए। समझ में आ रही है पूरी तरीके से बात? अब रिसोर्सेज को यूज करना अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, ये चीजें जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 1000 रुपए है, हम इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओवर द नीड्स। डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन हम कह सकते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेस को ओवर द, मतलब किस तरीके से हमारी नीड्स है और किस नीड पे हमें कितना खर्च करना है। इस सारी प्रक्रिया को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मतलब हमारे, अब मैं आसान भाषा में इसी चीज को समझाऊंगा किस तरीके से मैंने ये सारी बातें ऊपर कही। देखो, हमारे पास होते हैं रिसोर्सेज। यहाँ पर मैंने पहले बताया था 1000 रुपए। क्या ये लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। सर ये लिमिटेड है, क्योंकि 1000 को ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 ही दिया गया है। और हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड हो सकती है। हम कुछ भी बोलेंगे, महीने में कुछ भी खाने का मतलब इच्छा जिताएंगे। बट प्रॉपरली क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो हमारे नीड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। सो फॉर हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड नीड्स के लिए पूरी तरीके से यूज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और पूरी तरीके से इसको मतलब यूज करना, इस चीज को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैं आसान भाषा में अगर इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा रफ वर्क है, इसलिए मैं मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस ध्यान दीजिए, आपको सारी चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करेंगे? हम एलोकेशन करेंगे। आपने सुना होगा डेस्टिनेशन में एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन के बाद मतलब यही तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द, मतलब जो भी है, मतलब जिनके बीच में हमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद रिसोर्सेज को जब एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस चीज के लिए? अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी भी चीज की अनलिमिटेड नीड्स को, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी फैमिली की या किसी भी व्यक्ति की अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई करने के काम लाएंगे। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? इस सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ये मतलब ये जो हमने किया, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेशन किया ताकि हमारी अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई करा जाए, इसी चीज को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कहा जाता है। यही चीज है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। पूरी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझोगे तो वो इसी चीज पे है। अब मैंने यहाँ पर 2 बातों का यहाँ पर मुजाहरा किया, मतलब पूरी तरीके से अगर 2 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। एक तो होती है इन चीजों में, एक आता है आपका डिमांड और दूसरा आता है सप्लाई। अब ये बात यहाँ पर समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है। अभी डिमांड क्या होती है? जब मतलब हमारे पास कोई भी नीड होती है, मतलब हमारे पास डिमांड होती है। ठीक है,
और जब हमारे पास कोई भी रिसोर्स होता है तो हमें ये सप्लाई करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। सो फॉर दैट रीजन हम क्या कर लेते हैं, हम मतलब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पे इकोनॉमिक्स पूरी डिपेंडेंट रहती है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है, और जिस तरीके से डिमांड होती है उस तरीके से हमें सप्लाई करनी पड़ती है, और जिस तरीके से हम सप्लाई करेंगे उसी तरीके, दीज आर मतलब ये इंटरलिंक्ड वर्ड्स है किसमें, इकोनॉमिक्स में। और डिमांड एंड सप्लाई, अगर हम डिमांड और सप्लाई को साथ में लेके चलेंगे, दे फॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको कहा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनको हम सप्लाई किस तरीके से करेंगे, एज पर द डिमांड, मतलब हमें किस काम के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, हमारी नीड्स क्या है, तो वो डिमांड पे डिपेंड करेंगे कि हमारी डिमांड्स क्या है। और हमारी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करेगी, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज पे, हमारे पास सप्लाई किस तरीके से आती है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, ये करती है डिपेंड, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है ये पूरी तरीके से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बताते हैं। अब यहां पर अगर बात करेंगे, बहुत ही आसान पॉइंट है, वेल्थ ऑफ ए नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, व्हाट इज दिस? आपने सुना होगा, अगर आपने किसी भी और जगह मतलब पढ़ा होगा। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, वो लिखी है एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। आई होप कि आप मेरे साथ आप पूरी तरीके से आज पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा बट आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो फॉर दैट रीजन आई नीड योर क्लियर अटेंशन टुवर्ड्स मी अप टू द एंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो मिस करोगे ना, आपको आइंदा जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी सिलेबस के रिलेटेड होगा वो समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज ये हमारा फाइनल लेक्चर रहने वाला है, पूरी तरीके से इसमें हम सारा कुछ बेसिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस रहेगा। आज ये फाइनल लेक्चर है, प्लीज फॉर गॉड सेक आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखोगे और विथ क्लियर इंटेंशन के साथ। अब अगर यहां पर बात करेंगे वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, वो किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। नाम तो सुना होगा आपने, एडम स्मिथ ने क्या लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक। कब लिखी है, ये लिखी है उन्होंने 1776 को। इस बुक में पूरी तरीके से इन्होंने, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश की, पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश की। दैट इज वाई इस एडम स्मिथ को क्या कहा गया, एडम स्मिथ को कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, डायरेक्टली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय, या वेल्थ ऑफ नेशन बुक इज रिटन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा जाता है। मार्शल का कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, और डेफिनेशन किसने दी है इकोनॉमिक्स की, डेफिनेशन जो दी है वो पूरी तरीके से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो मार्शल ने दी है। किस तरीके से दी है वो सारी प्रक्रिया हम समझने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये बात भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। एक पार्ट को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको ये मतलब ये अभी तक रिवीजन चल रहा है, क्योंकि आपकी फाउंडिंग स्टोन बना रहा हूं मैं पूरी तरीके से। आपको एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, आपको हर कोई पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, सो दैट ईच एंड एवरी फाउंडिंग स्टोन इन योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो यहां पर अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया। किसने बांटा, ये भी बात करेंगे। 1933 में ये जो मतलब ये थे, मतलब जो इसको डिवाइड करने वाले थे पूरी तरीके से, व्यक्ति का नाम था रैगनर
फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने 1933 में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया, बोला कि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया जा सकता है इस तरीके से। सो फॉर दैट रीजन हम इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक को कहा उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो मीन्स माइन्यूट, मतलब स्मॉल चीज के लिए। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूंगा, एग्जाम्पल के बाद आगे चल लेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से फायदा होगा। अब मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं कहाँ से लूंगा, यहाँ पर मैं एक मतलब क्लासरूम की, मतलब एक स्कूल की एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। स्कूल की एग्जाम्पल लेंगे। अब स्कूल में अगर देखा जाए, आप स्टडी कर रहे हो किसी भी चीज की, अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस की स्टडी करोगे, क्लास 10th क्लास 9th क्लास, इंडिविजुअल क्लासेस की, ठीक है, या आप इंडिविजुअल व्यक्तियों की, इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स की करोगे, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की स्टडी करोगे, मतलब इंडिविजुअली अगर आप क्लासेस की स्टडी करोगे या इंडिविजुअली अगर आप स्टूडेंट्स की स्टडी करोगे तो वो आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब कहने का मकसद ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो चीजें इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं जो हम किसी भी इंडिविजुअल आदमी या किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप को स्टडी करने के मतलब अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या किसी भी इंडिविजुअल आदमी को स्टडी करना हो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे एज ए स्कूल, अगर हम स्टडी करेंगे पूरे स्कूल को, अगर एग्रीगेटेड ग्रुप एज ए स्कूल अगर हम स्टडी करेंगे, मतलब पूरे स्कूल की अगर हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी कर रहे हैं, हम उस वक्त एग्रीगेशन में स्टडी कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। और यहां पर अगर हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल नहीं एग्रीगेटेड ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेटेड ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, और आपने आज तक ये पॉइंट नहीं सुना होगा, मैं गारंटी दे दूंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटरमिनेंट, अब ये मेजर डिटरमिनेंट क्या होता है? मेजर डिटरमिनेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रहता है? मेजर डिटरमिनेंट की अगर बात करेंगे, वो चीज जिसके ऊपर, मतलब एनीथिंग थिंग, इस तरीके से मैं बताऊंगा, वो चीज हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पूरी तरीके से ये समझ में आने की ये बात करनी है। तो वो कोई चीज जिसके ऊपर पूरी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट रहती है, उस चीज को हम मेजर डिटरमिनेंट कहते हैं। मेजर डिटरमिनेंट अगर हम बात करेंगे किसमें, मेजर डिटरमिनेंट हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो प्राइस रहता है। क्या रहता है? ये बात मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में भी बताई थी, बट दूसरे तरीके से बताई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर डिटरमिनेंट पूछा जाता है। सो फॉर दैट रीजन आप याद रखने की कोशिश करोगे, Which one of the following quantity is known as the major determinant in case of microeconomics? तो आप क्या याद रखोगे? उसमें प्राइस राइट ऑप्शन आती है। किस तरीके से आती है? अगर आपने पुराने 3 वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक खोल लीजिए, वो बाद में कर लेना। अभी इस वीडियो पे पूरा फोकस कर लेना, वो बाद में कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स की, वो देख लेना जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर मेजर डिटरमिनेंट कौन सा रहता है? मेजर डिटरमिनेंट जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है वो रहता है इनकम। रीजन मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है मेजर डिटरमिनेंट किस तरीके से रहता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक डिफरेंस बनती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मेजर इकोनॉमिक्स। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पर एग्रीगेटेड यूनिट्स की स्टडी करते हैं। फिर दूसरी डिफरेंस जो मैंने बताई, यहाँ पर मेजर डिटरमिनेंट प्राइस रहता है और यहाँ पर मेजर डिटरमिनेंट जो रहता है वो इनकम रहता है। अब अगर यहाँ पर थर्ड थिंग की बात करेंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताया था, किसका बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का
बताया था डिमांड और सप्लाई का। जो यहाँ पर डिमांड रहती है वो रहती है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, डिमांड इंडिविजुअल रहती है, और जो सप्लाई रहती है वो भी इंडिविजुअल सप्लाई रहती है। मतलब इंडिविजुअल ही एक मतलब स्मॉल व्यक्ति या कोई स्मॉल यूनिट ही डिमांड करेगा और स्मॉल यूनिट के लिए ही सप्लाई की जाएगी। अब अगर यहाँ पर डिमांड की बात करेंगे और सप्लाई की बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड रहती है और इसके अलावा एग्रीगेटेड सप्लाई भी रहती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पूरी तरीके से, ये डिफरेंस पूरी तरीके से पता चल गई होंगी। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर फादर्स की। अब अगर फादर की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को ही फादर कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को, जो हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों, इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, आई विल रिमेम्बर यू, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने बुक लिखी थी। कब लिखी थी बुक? इन्होंने बुक लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और साथ साथ में ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इन्हीं को कहा जाता है। अब अगर और एक डिफरेंस की बात करेंगे, यहाँ पर फादर कौन है, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में फादर कौन है? मैक्रो में। तो मैक्रो की अगर हम बात करेंगे, मैक्रो में जेएम कीन्स को फादर कंसिडर किया जाता है। जॉन मेयर कीन्स को फादर कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आपको यहां तक पूरी तरीके से सारी डिफरेंस और पूरी तरीके से सारा कुछ समझ में आ गया होगा।